नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छी वीडियो शेयर कर रहे हैं, एक जानकारी शेयर कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोज़ और उसी के साथ साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि आटा किस तरीके से आपको गूंदना चाहिए जिससे कि आपके पेट की जो बीमारियां हैं वो दूर हों। बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि जब भी वो खाना खाते हैं तो उसके बाद उन्हें खट्टी डकारें आती हैं, पेट फूल जाता है, गैस बनती है, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता है, भूख नहीं लगती है। तो ऐसे लोगों के लिए आज एक बहुत ही अच्छे टिप्स आपको बताएंगे किस तरीके से आपको आटा गूंदना चाहिए जिससे कि आपका जो आटा है वो आपको बिल्कुल अच्छे से डाइजेस्ट हो। किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, तो यानी कि रोटी से जुड़ी हुई सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देंगे। सबसे पहली बात है कि आपको कभी भी मैदे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैदा जो है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, यानी कि पतली का मतलब समझते हैं, बहुत बारीक होती है, जिसकी वजह से उससे बनी हुई कोई भी चीज़ जो है वो आपकी आंतों से जाकर के चिपक जाती है, डाइजेस्ट नहीं होती है। और जब कभी भी आप गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा होता है और वो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को वो रोटी भी डाइजेस्ट नहीं होती। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का 2 कप आटा। अब सबसे पहली बात आती है आटे को सेलेक्ट आपने कैसे करना है। जब कभी भी आप आटा लें तो उसे पिसवाते समय उसे मोटा पिसवाएं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आटा जो है वो मोटा हो। मोटा आटा जो है उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उससे बनी हुई रोटी आपको जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। फाइबर होना चाहिए, इसलिए आटा मोटा हो। और दूसरी बात है कि जब कभी भी आप आटा पिसवाएं तो गेहूं को बिल्कुल अच्छे से धुल लें। धुलने के बाद आप उसे अच्छे से सुखा लें और उसके बाद ही उससे आटा पिसवाएं। इस तरीके से, इस प्रोसेस से आटा बनाने से जितने भी केमिकल्स, जितनी दवाइयाँ आजकल लगती हैं गेहूं को, उसके कुछ प्रभाव कम हो जाते हैं। क्योंकि कई बार जब हम गेहूं को स्टोर भी करते हैं तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स हम लग देते हैं जिससे कि उसको कीड़ा ना लगे, तो वो सारे हमारे पेट में जाते हैं अगर हम जो है गेहूं को धुल कर यूज़ नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप अच्छे से गेहूं को धुल कर साफ़ करके आटा पिसवाएं और आटा मोटा। अगर आपको आटा छानना है तो आप उसे छानने के लिए ज़्यादा बारीक छाली का इस्तेमाल ना करें, मोटी छाली का इस्तेमाल करें, ताकि जो आटा है वो फाइबर उससे अलग ना हो। तो यानी कि बहुत ज़्यादा पतला आटा नीचे इकट्ठा ना हो जिससे आप रोटी बनाएं, मोटा आटा इकट्ठा हो। पहले तो कोशिश कीजिए कि अगर आपने इतनी साफ़ तरीके से गेहूं को पिसवाया तो उसे छानने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ये डाउट है कि कुछ कीड़ा ना हो, उसको छानना चाहते हैं तो उसे मोटी छन्नी से छानिए। उसके बाद आप यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे गेहूं के आटे में, जब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बीपी बढ़ा रहता है, अक्सर बीपी कम या ज़्यादा होता रहता है, या जिन लोगों को डायबिटीज़ है, या फिर वो लोग जिनको रोटी खाने के बाद पेट फूल जाता है, गैस बनती है, तो उन्हें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि जब भी वो रोटी बनाएं तो वहाँ पर आप वो हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करें। हल्दी जो होती है वो एंटी सेप्टिक होती है, एंटी एलर्जिक होती है, बहुत सारे गुण हैं हल्दी के अंदर। और हल्दी आटे में जब मिलती है, गेहूं के आटे में, तो वो आपको डाइजेशन आपका सुधारती है। आपके पेट से जो आपकी आंतों से चिपक जाती है रोटी, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत मदद करती है। और सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे 1/4 चम्मच से भी कम हल्दी। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना होता, 2 चुटकी या 1/4 चम्मच, इतनी ही हल्दी आपको आटे में यहाँ पर इस्तेमाल करनी होती है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो है काली मिर्च। आप चाहें तो कूट कर मोटी मोटी काली मिर्च ले सकते हैं या काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि काली मिर्च यहाँ पर क्यों इस्तेमाल करेंगे। काली मिर्च डालने से हल्दी के अंदर कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। यानी कि अगर आप हल्दी का इस्तेमाल किसी चीज़ में कर रहे हैं, चाहे वो दूध हो, सब्ज़ी हो या आटा हो, तो उसके साथ आप वहाँ पर काली मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हल्दी के जो गुड प्रॉपर्टीज़ है उनको एक्टिवेट करने के लिए काली मिर्च बहुत मदद करती है। तो यहाँ पर 1/4 चम्मच से भी कम, बहुत ही कम, यानी कि 2 चुटकी हम यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब हम यहाँ पर डालेंगे नमक। नमक हमेशा सेंधा ही इस्तेमाल करें। आप साबुत सेंधा घर में लेके आएँ और उसे घर में ही पीस कर तैयार करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहली बात है कि बीपी के जो मरीज़ हैं उनके लिए सेंधा नमक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उन्हें सफ़ेद नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम 1/4 चम्मच या फिर आप अपने स्वाद अनुसार थोड़ी सी नमक ज़रूर डालें जब भी आप रोटी बनाएं। इस तरीके से बनी हुई रोटी के कई सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जब कभी भी आपकी रोटी बच जाती है तो आप उसे बिना सब्ज़ी
के भी खा सकते हैं, वो आपको फीकी नहीं लगेगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि इस तरीके से रोटी बनाने से आपको डाइजेस्ट बहुत जल्दी होती है और आपकी आंतों से चिपकती नहीं है, पेट में जाकर रोटी बहुत जल्दी पचती है। तीसरा जो ये इसे खाने का ये फ़ायदा है कि ये इतनी ज़्यादा गुणों से भरपूर होती है कि आपकी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती है, जैसे कि कब्ज़ की समस्या है, या फिर आपको बीपी की समस्या है, या फिर आपको शुगर की समस्या है, तो उसमें इस तरीके से बनी हुई रोटी बहुत फ़ायदा करती है। अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन का इस्तेमाल सिर्फ वही लोग करें जिनको कब्ज़ की समस्या रहती है या पेट फूल जाता है रोटी खाने के बाद। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, लेकिन आप वही लोग डालें जिनको सिर्फ कब्ज़ की समस्या है या पेट फूल जाता है, या फिर उनको क्या है कि रोटी खाने के बाद टेस्ट अच्छा नहीं आता है, मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, तो वो यहाँ पर अजवाइन ज़रूर डालें। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डालने के बाद आप अपने हाथ से अच्छे से मिला दीजिए। अब बात आती है इसे गूंदने की। तो इसे गूंदते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर सर्दियाँ हैं तो हल्के गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें इसे गूंदने के लिए, और अगर गर्मियाँ हैं तो आप बिल्कुल सादे पानी का इस्तेमाल करें इसे गूंदने के लिए। कभी भी आप फ्रिज के ठंडे पानी से आटा ना गूंदें। इससे क्या होता है कि गेहूँ के आटे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गुणवत्ता है उसकी, वो कम हो जाती है और आपको रोटी ना तो स्वाद लगती है, ना ही आपको बेनिफिट्स देती है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटा लगाते समय बस इस बात का ध्यान आपने रखना है कि जब भी आप आटा लगाएं तो आटा जो है बहुत अच्छे से लगाना है आपको, यानी कि आटे को बिल्कुल अच्छे से मलना है, और रोटी बनाने से कम 10 से 15 मिनट पहले आपने आटे को गूंद कर अच्छे से रख देना है। इस तरीके से जो आटा गूंदता है वो आटा इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि आप कुछ दिन करके देखिए, इस तरीके से रोटी बना के देखिए, आपको खुद इसके फ़ायदे नज़र आएंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम आजकल आटा बहुत कम गूंदते हैं, कम गूंदने की वजह से एक तो रोटी भी अच्छी नहीं आती और उसका स्वाद भी अच्छा नहीं आता, और कुछ समय रखने के बाद आपकी जो रोटी है वो सूख जाती है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी रोटी बेहद अच्छी बनती है। इसे गूंदते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जब आटा गूंद रहे हो तो अपनी हथेली का और पंजे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जोर लगाएं आटे को। इससे क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज भी होगी हाथ की और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस रोटी को खाने से। ये रोटी इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कि आप जब इसे खाएँगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देगी, बच्चों को बहुत टेस्टी भी लगेगी, आपको टेस्टी लगेगी। आप इसे जब भी रोटी बनाएं, जैसे सुबह में, दोपहर में, शाम में, तो इसी तरीके से आटे को गूंदिए। एक बात और है, कभी भी आटा गूंद कर फ्रिज में मत रखिए, क्योंकि उस आटे से बनी हुई रोटी आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल भी आपको डाइजेस्ट नहीं होगी, और उसमें कुछ ऐसे फंगस इन्फेक्शंस पैदा हो जाते हैं गेहूं के आटे में, जो कि आपके पेट के लिए बहुत ख़तरनाक है। वो आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि आप सुबह की बनी हुई रोटी शाम को खा सकते हैं, शाम की बनी हुई रोटी सुबह में खा सकते हैं, और ये रोटी शुगर के मरीजों के लिए वाकई बहुत अच्छी होती है अगर वो बासी रोटी खाते हैं। लेकिन आटा गूंदकर फ्रिज में मत रखिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं करता है, हालांकि नुकसान ही करता है। तो इस तरीके से आप आटा गूंदिए और आटे को गूंद कर थोड़ी देर के लिए ढककर ज़रूर रख दीजिए। तो ये देखिए, आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और अब इसे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं आटा जो है वो काफ़ी नरम पड़ गया है और बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। इसे गूंदते समय इन्हीं बातों का ध्यान आपने रखना है। जब भी आप रोज़ाना रोटी बनाएं, बस इसी तरीके से आटा गूंदिए, आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी। और जब आप इसे दोबारा रोटी बनाने के लिए यूज़ करें तो एक बार इस तरीके से इसको ज़रूर मल लें। इससे क्या है, आटे में बहुत ही अच्छा लचीलापन आ जाता है और आटा बहुत ही बढ़िया बनता है। बस इसी तरीके से रोज़ाना अपने घर में आटा गूंदिए और रोटी बनाइए। तो ये देखिए, आटा बिल्कुल तैयार है और आप देखिए कितना सॉफ्ट है। बस इसी तरीके का आटा होना चाहिए अगर आप एकदम परफेक्ट रोटी बनाना चाहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया हमारा ये आटा बनकर तैयार हो गया है और रोटी बनाइए इस आटे से। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी, नई वीडियो या नई रेसिपी के साथ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। Stay healthy, stay happy. Bye bye.